नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के इंसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने न केवल बीकानेर बल्कि संपूर्ण राजस्थान में अपने लेखन से, अपनी पत्रकारिता से और अपने एक प्रभावपूर्ण जीवन शैली के माध्यम से न केवल बीकानेर बल्कि संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को बहुत अधिक प्रेरणा दी है। आज वह बीकानेर के हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आइए आज उनके साथ मिलकर कुछ बातचीत करते हैं ताकि इस कोविड-19 की स्थिति में आप सभी को प्रेरणा मिल सके। मैं धन्यवाद करता हूं आरएसवी स्कूल का जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया है ताकि आप सब युवाओं को प्रेरित किया जा सके। मैं शुक्रगुजार हूं सर का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमें दिया। सर, स्वागत है आपका इस ग्रुप ऑफ चैनल में। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर, सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? मेरा प्रारंभिक जीवन बहुत ही एक साधारण सा रहा। हालांकि मैं एक कुछ कुलीन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन ने जहां कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की पूरी एक सरकारी स्कूल से शुरू की। तो मेरा जीवन शुरू से ही सोच के लेवल पर हाई प्रोफाइल न रह के लो प्रोफाइल रहा और मैं बहुत ही सहज और बहुत सरल तरीके से अपने आप को बचपन से ही देखता था और वैसा ही बनने की कोशिश करता था। यकीनन सर, और ये सरल जीवन की जो आपने बात कही वो आज भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में हमें नजर आती है और इसी से ही आज का बीकानेर का जो युवा है वो बहुत अधिक प्रभावित है। सर, अगला प्रश्न जो समाज की तरफ से आता है वो ये है कि पत्रकारिता में रुझान आपका कब आया? दरअसल मेरे फादर ने मुझे कहा था पढ़ाने के बाद, मैं आरएएस प्रीलिमिनरी में पास हुआ, मेन एग्जाम देना था मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उनका स्पष्ट कहना था कि सरकारी नौकरी करने वाला आदमी एक छोटे से सोच और दायरे में कैद हो जाता है और अगर आपको अपने पूरे व्यक्तित्व को निखारना है तो आप शिक्षा को नौकरी का जरिया मत मानिए, शिक्षा को शिक्षित होने का जरिया मानिए। और कम से कम मेरा सुझाव यह है कि आप सरकारी नौकरी मत करिए। समाज के वो अछूते विषय जिनको कोई नहीं छूता, साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब विषयों को छूने से लोग परहेज करते हैं, लोग इन्हें साइड वर्क मानते हैं। उन्होंने कहा इसको अपना मुख्य काम बनाओ। तो मैंने नौकरी का कभी प्रयास नहीं किया और उस वक्त जब मुझे ये लगा एलएलबी करने के बाद कि अब मैं सक्षम हूं अपनी बात कहने में और दूसरे की बात को प्रस्तुत करने में, तब उसका जरिया केवल मात्र एक पत्रकारिता हो सकती है। तो मैंने पत्रकारिता को बहुत सोच समझकर, आदरणीय स्वर्गीय भवानी शंकर जी शर्मा जो महापौर थे, उनकी प्रेरणा से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। बहुत खूबसूरत सर, आपने हमें बात आज बताई। तीसरा जो मुख्य प्रश्न आता है, जैसा कि देखने को मिला है कि आपने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं और यूं कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह आपने अपनी पुस्तकों का लगातार विमोचन किया। ये इतनी अधिक मात्रा में पुस्तकें लिखने का प्रेरणा आपको कहां से मिलती है सर? दरअसल क्या होता है, लोग, मैंने जैसे पहले आपको बताया, साहित्य, कला, संस्कृति को अपना साइड वर्क मानते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें रोज नाश्ता करना है, हमें रोज खाना खाना है, तो फिर रोज हमें लिखना पढ़ना क्यों नहीं है? पढ़ना और लिखना जीवन की दिनचर्या में शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इसे कैजुअली लेंगे तो हम कभी कभार पर कर पाएंगे और वो शौकिया काम होगा। शौकिया काम के प्रति आदमी कभी कमिटेड नहीं होता। हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 1 मिनट न तो उसमें घटा सकते हैं और न उसमें बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर है कि हमें 24 घंटे की अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी पड़ती है जिससे हम जिसे अपना मुख्य काम मानते हैं उसे भी पूरा समय दे। हर व्यक्ति को कमाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी आजीविका चलती है, उस पर परिवार निर्भर होता है, लेकिन ये काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है कि मैंने अपने कुछ शौक, अपनी कुछ आदतें, उनको मैंने काटा, क्योंकि जीवन में चुनना होता है कि हम क्या करें। ये कभी भी नहीं चुनना चाहिए कि क्या नहीं करें। क्या करें चुनेंगे तो अपने आप क्या न करें वो छूटता चला जाएगा। तो मैंने इसीलिए लेखन चुना और आज अनवरत मुझे 7 साल हो गए
कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं न लिखता हूँ और न पढ़ता हूँ। मुझे तो लगता है कि जितना समय मैंने बिताया उसके हिसाब से तो मैंने बहुत कम लिखा है, ज़्यादा लिखने चाहिए। मैं केयरलेस हूँ, इतना लिख नहीं पाया अभी तक। सर नहीं, यकीनन ये आपका बड़प्पन है सर, और यकीनन आपके इन विचारों से बीकानेर की युवा पीढ़ी को ये जरूर संदेश जाएगा कि समय की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है हर मनुष्य के जीवन में। सर हमारा अगला प्रश्न है कि जैसा कि हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपको एडमायर करते हैं, आप आज बीकानेर के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मुझे जीवन में सबसे पहली सीख, जैसा मैंने आपको बताया, माता पिता ने दी कि कुछ अलग हटके करना है। नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को नौकरी करवा देना और मर जाना, ये तो सारे लोग करते हैं। 100 में से 90% लोग ऐसा करते हैं। 10% वो लोग होते हैं जो ये सब करते हुए कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने मुझे सामने ये चॉइस रखी थी कि आपको 90% की भीड़ में जाना है या 10% की भीड़ में जाना है। तो मैंने 10% में जाना चुना। मैं अपने सारे कर्तव्य आज भी परिवार के पूरे करते हुए अपने आप को उस 10% में शामिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है जब मेरा अंतिम समय आए उससे पहले मैं 10% में शामिल हो जाऊँ। केवल मात्र एक यही प्रेरणा थी जो उन्होंने मुझे दी। पत्रकारिता में जैसा मैंने बताया भवानी शंकर जी ने, और साहित्य में डॉक्टर नंद किशोर आचार्य और अर्जुन देव चारण, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे साहित्य की धीरे धीरे समझ दी, शब्द की समझ दी। शब्द ब्रह्म होता है ये मुझे उन्होंने ही बताया। उससे पहले शब्द को बरतने में मैं बहुत कैजुअल था। आज भी आम लोग बोलते हैं, उससे लेकर ज़्यादा उतने गंभीर नहीं होते। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो किसी भी पेशे का आदमी हो, उसे पता होना चाहिए कि मैं अपने मुंह से क्या शब्द बोल रहा हूँ। उस शब्द को बोलने की भी एक प्रक्रिया है। पहले आपको खुद को शब्द से संस्कारित होना पड़ता है, फिर आप उस शब्द को संस्कारित करते हैं, और उसको संस्कारित करने के बाद जब आप बोलते हैं तो चाहे सामने कोई भी हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई आपका स्टूडेंट हो, वो भी उससे संस्कारित होता है। अगर आपने शब्द को संस्कारित नहीं किया और शब्द से खुद संस्कारित नहीं हुए तो आपका बोला हुआ व्यर्थ होगा। तो मैंने वो कोशिश जो की वो डॉक्टर अर्जुन देव चारण और डॉक्टर नंद किशोर आचार्य से सीख कर की। हम बहुत भाग्यशाली हैं सर, और आपके भी गुरुओं को हम नमन करते हैं जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, जिनका लाभ आज ना केवल बीकानेर बल्कि संपूर्ण राजस्थान की युवा पीढ़ी को मिल रहा है। सर अगला प्रश्न इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसकी तलाश आपको आज तक है, जो अभी तक आपको नहीं मिली, लेकिन उसकी पकड़ या उसको पाने की इच्छा आज भी आपके मन में जग रही है? देखो, जीवन तलाश का ही दूसरा नाम है। अगर तलाश किसी की पूरी हो जाए तो वो आदमी फिर मर जाता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। मुझे तलाश है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो संवेदनशील है। अगर संवेदना उसके पास है और उसके पास भाव है तो निश्चित रूप से उसमें वो दोनों तत्व जागृत रहने चाहिए। उन दोनों में जागृति आएगी तो वो सवाल करने की आदत डालेगा, और सवाल करना मेरे ख्याल से जीना है। जब तक जिंदगी में सवाल रहते हैं आदमी जिंदा रहता है। तो मेरा अगर कोई एक सवाल आज हल होता है तो मैं उसी पल अपने लिए दूसरा सवाल खड़ा कर लेता हूँ। सवाल खड़ा करते चलिए, संवेदना और भाव को जागृत रखिए। निश्चित रूप से हर दिन आपको एक नई तलाश की तरफ आगे बढ़ाएगा। जीवन में तलाश सदा बरकरार रहनी चाहिए, और वो तलाश जवाब तलाशने की होनी चाहिए। यकीनन सर आपकी सोच को सशक्त नमन है, बहुत ही उम्दा आप अपने विचार हमारे साथ रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि जैसा कि आपने देखा कुछ दिनों पहले 34 वर्षीय युवा जिसके पास संपूर्ण संसाधन, धन, संपदा, परिवार, इन सब के होने के बावजूद, एक अच्छा करियर होने के बावजूद वो ऐसे अवसाद में चला जाता है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे अवसाद पर या ऐसे माहौल में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस तरह से जीवन से पलायन करते हैं, मैं उनका कतई समर्थक नहीं हूं। क्योंकि जीवन जीने के लिए हमको मिला है तो उसके एक एक पल को जीने की शिद्दत से हमें कला होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी कलाएं हमारे वेदों और उपनिषदों में बताई है, 7 मूल रूप से बड़ी कलाएं मानी जाती है, लेकिन उसमें सर्वोत्कृष्ट जो कला है वो है जीने की कला।
और जीने की कला का कई आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिनको आदमी देख नहीं पाता। दरअसल होता क्या है, आदमी कब टूटता है? आदमी तब टूटता है जब वो अपने आप को भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। भीड़ में अकेला क्यों महसूस करता है आदमी अपने आप को? इसलिए कि अक्सर खुद की खुशी के लिए लोग जीते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि दूसरे की खुशी के लिए जीकर देखिए, आपके जीवन में कभी निराशा आएगी ही नहीं। आज आप कोई उपलब्धि अर्जित करते हैं, देश में प्रदेश में अपना कोई नाम कमाते हैं, उसमें मेरा कोई समय नहीं लगा, मेरा श्रम नहीं लगा, लेकिन मुझे तो आपकी उस सफलता को केवल मात्र व्यक्त ये करना है कि ये बहुत बड़ा काम किया आपने और आपसे मुझे खुशी पानी है। लोग अक्सर इस खुशी को पाने से बचते हैं, केवल अपनी खुशी को ही वो खुशी मानते हैं, दूसरे की खुशी को खुशी नहीं मानते। मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि जो भी बच्चा, जो भी युवा, जो भी वृद्ध जब अपनों में खुशी तलाशनी शुरू कर देगा, अपनी खुशी की बजाय अपनों की खुशी को महत्व देने लग जाएगा, तो फिर वो कभी अवसाद में नहीं आएगा। ये मेरा पक्का दावा है। मैंने तो जीवन में ऐसे बहुत से अनेक लोग देखे हैं जो इस अवसाद से निकल कर बाहर आ गए इस गुण से। यकीनन सर, दूसरों की खुशी में खुश होने वाला ही यकीनन इंसान होता है, ये आपने हमें आज समझाया। सर, अंत में आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी के समय में जो युवा पीढ़ी परेशान भी है, चाहे वो आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे वो अपनी शिक्षा जगत में परेशान हो, उनके लिए अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस कोरोना जैसी महामारी ने सबको पूरी तरह से प्रभावित किया है। सत्ता बिखरी, व्यवस्था बिखरी, और यहाँ तक कि आदमी भी बिखर गया। और जब आदमी बिखरता है तो चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, अर्थ हो, विज्ञान हो, वो सब बिखरते हैं, वो सब बिखरे हैं। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमने कभी जीवन में ये कल्पना नहीं की कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए तो हम उसके लिए क्या बचाव के साधन रखें। इसीलिए आज इतनी सारी समस्याएं हमें दिख रही है। अगर हमने कल्पना की होती पहले भी कि ये भी हो सकता है, उससे बचाव किए होते, तो शायद इतने संकट के हालात आदमी के सामने नहीं आते। आज शिक्षा के सामने तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस, ये सब नियम है इस महामारी के एडवाइजरी के, तब हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र माध्यम बच गया। तो क्या आपने ऑनलाइन शिक्षा को पहले डेवलप करने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? सरकारों को करनी चाहिए थी कोशिश। लेकिन मैं इस मामले में बहुत कटू और साफ बोलता हूं, सरकारें केवल सत्ता चलाती हैं और शिक्षा को केवल मात्र साक्षर बनाने का जरिया मानती हैं, डिग्रियां देती हैं, कभी न तो खुद शिक्षित होती हैं और न पढ़ने वाले को शिक्षित करती हैं। इसलिए अब भी समय है, यदि हम चेत जाएं और एक कारगर शिक्षा की रणनीति बनाएं। कहने को तो शिक्षा नीति हर बार बनती है, लेकिन इस परिस्थिति में भी किस तरह से शिक्षा बिखरी, अगर उसको ध्यान में रखकर फिर से कोई ऐसी ही शिक्षा नीति तैयार करेंगे तो फिर बड़ी से बड़ी महामारी आ जाए, हम कभी नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन मित्रों, जरूरत केवल इस बात की है कि हमें फिर से एक रीवैम्प करना चाहिए हर सिस्टम का, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवस्था हो और चाहे अर्थनीति हो। बहुत खूबसूरत सर। बस सर, अंत में कि आपकी इन बातों को सुनकर आज मैं इतना प्रभावित हुआ हूं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? दरअसल समस्या जब भी हमारे सामने कोई आती है तो वो अचानक से आती है। तो अचानक से आती है तो हमें चाहिए कि धैर्य से उस समस्या को पहले समझें और समझकर उसके एक नहीं 3 विकल्प अपने पास रखें। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर चीज का विकल्प अपने पास रखता है। आज आपने मीडिया में देखा होगा, अनेक अखबार, अनेक चैनल ध्वस्त हो गए। शिक्षा में देखा होगा, अनेक संस्थान ध्वस्त हो गए। लेकिन जीवित कौन रहे? जिन्होंने अपने पास समस्या के हल के एक नहीं बल्कि 3-3 विकल्प रखे। तो हमें जीवन में समस्या को सामने आते ही उसके 3 विकल्पों पर मंथन करना चाहिए और ईमानदारी का प्रयास हर समस्या को हल करने के लिए हमें आत्मबल देता है। यकीनन सर, आपकी सोच ने हमें बहुत प्रभावित किया है। और ये जहां तक कि आपने बात की विकल्पों की, तो मैं संपूर्ण बीकानेर और संपूर्ण राजस्थान को ये बताना चाहता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी के समय में जहां शिक्षा इतनी अधिक प्रभावित हुई है, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल ने
अनेक ऐसे विकल्प आपके लिए तैयार किए हैं ताकि हम डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन आपके सामने प्रोवाइड कर सकें। इसी विश्वास के साथ मैं सर का और आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल का धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने सर के विचार पूरे शहर और पूरे राजस्थान के सामने रखे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। एक पुनीत काम आप कर रहे हैं, उसमें मुझे भी छोटा सा योगदान देने का अवसर दिया आपने।